फ्रेंड्स, विधिक शिक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अपन ने जो सेकंड लेसन है उसके दो पार्ट डाल दिए मैंने। तो जो आपको सेकंड लेसन समझने के लिए पहले आपको वो दोनों पार्ट देखने जरूरी है। तो अपन आज जो बात करेंगे वो है सेक्शन 11 तक। तो अपन ने सेकंड पार्ट में जो सेकंड लेसन है उसका सेकंड पार्ट में चर्चा कर ली थी। तो आज अपन बात करेंगे सेक्शन 12 की। तो 12 से पहले बात करने से पहले अपन रिवाइज करेंगे जो सेक्शन 11 है उसको एक बार रिवाइज करेंगे कि कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो उसको देखते हैं। तो 11 है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसका अर्थ होता है कि जो न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, यानी इसके अंदर न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय देखेंगे। न्यायालय की स्थापना किस प्रकार होती है, नियुक्ति, अपॉइंटमेंट, पावर्स, यह सभी अपन देखेंगे। तो इसमें 3 सब सेक्शन दे रखे हैं। जो पहला सब सेक्शन है वो है एस्टेब्लिशमेंट, अपॉइंटमेंट्स, पावर्स। यानी एस्टेब्लिशमेंट की मतलब होता है कि स्थापना किस प्रकार होती है न्यायालयों की। जो जुडिशियल मजिस्ट्रेटों के न्यायालय है उनकी स्थापना किस प्रकार होती है। अपॉइंटमेंट यानी नियुक्ति किस प्रकार होती है। पावर्स यानी उनको शक्तियां किस प्रकार मिलती है। तो मोटे रूप में पहले देखते हैं अपन जो एस्टेब्लिशमेंट वी आर टॉकिंग। आज अपन बात करेंगे जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पे बात या चर्चा परिचर्चा के अंदर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कौन करती है? इस एस्टेब्लिशमेंट करती है राज्य सरकार, यानी जो जुडिशियल कोर्ट की स्थापना करती है। राज्य सरकार जुडिशियल कोर्ट्स की स्थापना करती है। और लेकिन स्थापना तो करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट बाय द कंसल्ट उच्च न्यायालय। यानी स्टेट गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करेगी? उच्च न्यायालय से। उच्च न्यायालय से कंसल्ट करने के बाद ही एस्टेब्लिशमेंट कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट की पावर किसके पास है? तो इसके अंदर बात करें तो जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो उच्च न्यायालय है उनके पास, दोनों के पास एक तरीके से आधी आधी शक्तियां बराबर है, इक्वल है। क्योंकि राज्य सरकार करती तो है लेकिन किससे, एक तरीके से कंसल्ट किससे करेगी? उच्च न्यायालय से कंसल्ट करने के बाद ही वह किसी भी राज्य में क्या कर सकती है? न्यायालय की स्थापना कर सकती है, जुडिशियल न्यायालय की स्थापना कर सकती है। तो जुडिशियल न्यायालय कहाँ पे होते हैं? ये नगर के अंदर स्थापित होते हैं। महानगर के अंदर एक अलग पैटर्न होता है। तो वो अपन जो अगले सेक्शंस आएंगे उनके में चर्चा करेंगे। तो जो नेक्स्ट आता है सेकंड, जो जिसका सेकंड सब सेक्शन है 11 का सेकंड सब सेक्शन कहता है कि अपॉइंटमेंट कौन देगा। तो अपॉइंटमेंट में यह शक्ति राज्य सरकार को नहीं दी गई है। जो जुडिशियल कोर्ट्स होते हैं उनको अपॉइंटमेंट ओनली उच्च न्यायालय द्वारा ही दिया जाता है। उच्च न्यायालय को ही यह शक्ति प्राप्त है अपॉइंटमेंट देने की। और जो तीसरा सबसेक्शन आता है वह पावर्स, यानी शक्तियां। शक्तियों का आवंटन भी कौन करता है? उच्च न्यायालय ही करता है। क्योंकि राज्य की एक तरीके से न्यायिक क्षेत्र में सबसे बड़ी स्थिति कौन रखता है? न्यायिक स्थिति अपने आप में कौन सबसे बड़ी स्थिति रखता है? वह उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ही एक राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय से मतलब कि शक्तियां प्राधिकृत कराता है और अपॉइंटमेंट ही उच्च न्यायालय देता है। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट में देखें तो एस्टेब्लिशमेंट में इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कुछ शक्तियां, कुछ हद तक पावर्स दी गई है। कंसल्ट, लेकिन उसको भी स्टेट गवर्नमेंट को भी पहले उच्च न्यायालय से कंसल्ट या फिर सलाह मशवरा लेने के बाद ही वह क्या कर सकता है? राज्य में जुडिशियल कोर्ट्स की स्थापना कर सकता है। तो रिवाइज के अंदर अपन देख लिया जो सेक्शन 11 है उसका अपन ने रिवाइज कर लिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में। तो मेरे को लगता है कि सेक्शन 11 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम की दृष्टि से देखें तो सेक्शन 11 में इतना नहीं पूछता है, बहुत कम पूछता है। ओनली यही पूछता है ज्यादातर कि सेक्शन 11 में क्या डिफाइन किया गया है। और इसमें पूछे तो ये पूछ सकता है कि इसके अंदर कितने सब सेक्शन है। क्योंकि इन चैप्टर्स में से जो सेकंड है, थर्ड है, इन चैप्टर्स में से कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ओनली इनमें मोटे मोटे रूप से सब सेक्शंस के अंदर ओनली ये पूछ सकता है कि इस सेक्शन के अंदर क्या डिफाइन किया गया। तो अपने को ज्यादा जोर नहीं डालना है कि अपने को ये पता होना चाहिए कि ओनली पावर्स कौन देता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है,
एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, इत्यादि के बारे में अपने को चर्चा होनी चाहिए और ज्यादा अपने को डीपली जानने की जरूरत नहीं है। तो जो सेक्शन 11 कंप्लीट हो गया, अब अपन देखेंगे सेक्शन 12। तो 12 में दे रखा है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसके अपन देखेंगे, यानी मुख्य चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का अर्थ होता है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। जो राज्य के अंदर जुडिशियल कोर्ट्स होता है उसके अंदर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबसे मुख्य न्यायाधीश होता है, इस तरीके से सबसे ऊपर स्थिति रखता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो एंड यानी जो दूसरा आता है एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इसका अर्थ होता है कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो इनकी शक्तियां देखिए तो दोनों की एक तरीके से सेम ही शक्तियां होती है। तो जो इसके कितने सब सेक्शन दे रखे हैं अपन ने, तो इसके अंदर सब सेक्शन पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चर्चा करेंगे। तो इनके अंदर देखेंगे इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनको शक्तियां कैसे दी जाती है और इनको किस खंड या उपखंड में नियुक्त किया जाएगा, इत्यादि चर्चा हम इस सेक्शन 12 में करेंगे। तो सेक्शन 12 में देखते हैं कि जो पहला जिसमें सेक्शन 12 में क्या है कि 3 सबसेक्शन है और 3 सबसेक्शन में पहला जो सबसेक्शन है वो है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो अपन इसका अर्थ देखते हैं कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया। तो इसका अर्थ है कि जो प्रत्येक जिले में मेट्रोपॉलिटन एरिया को, यानी प्रत्येक जिले में क्या है मेट्रोपॉलिटन एरिया है, उसको छोड़कर क्या है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़कर, तो इसमें यह कहना चाह रहा है कि प्रत्येक जिले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को क्या किया जाता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। यानी प्रत्येक जिले में क्या होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है, तो उस मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़कर, यानी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़कर द हाई कोर्ट शैल बी अपॉइंट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। यानी हाई कोर्ट किसको अपॉइंट करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उसे शैल बी अपॉइंट, यानी किसको नियुक्त करके, मतलब कि जो नियुक्ति के लिए किसको बुलाता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त करने के लिए अपॉइंट करता है। तो मेरे को लगता है कि आप सभी को जो पहला इसका सब सेक्शन है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि जो हाई कोर्ट है वह किसको अपॉइंट करेगा, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है। यह किसके पास शक्ति है, हाई कोर्ट के पास यह शक्ति प्राप्त है। तो अपन दूसरा सबसेक्शन देखेंगे। सेकंड सबसेक्शन में है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास to be an additional chief judicial magistrate and such magistrate shall have all or any of the powers of a chief judicial magistrate under the code or under any other law for the time being in force as the high court में direct। अब इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है कि द हाई कोर्ट में अपॉइंट इन जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट क्या करता है, अपॉइंट करता है टू बी, किसके लिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसके लिए, टू बी किसके लिए करता है, एनी एडिशनल चीफ जुडिशियल, यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए क्या करता है, अपॉइंट करता है। कौन करेगा, हाई कोर्ट किसको नियुक्त करता है, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट या फर्स्ट क्लास होता है उसको किसके लिए करता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल के, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के लिए क्या करेगा, अपॉइंट करेगा या नियुक्त करने के लिए निमंत्रण भेजेगा, एक तरीके से नियुक्ति करेगा। अब आगे देखते हैं, सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर्स ऑफ ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इनको शक्तियां किस प्रकार से प्राप्त होगी,
कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है उसको नियुक्त कौन करेगा? हाई कोर्ट करता है एडिशनल चीफ जुडिशियल यानी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में। तो जो इसके पास पावर किस प्रकार की होती है? जो मेन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ना, उसी के जो उसके पास जैसी शक्तियां प्राप्त है वैसी ही किसके पास होगी? एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास वो की वो सारी शक्तियां उसके पास प्राप्त होगी। क्योंकि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, उन दोनों की पावर्स क्या होती है? सेम होती है। लेकिन इसमें एक बात और है ध्यान रखने की, वो क्या है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर द कोड और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि जो उस समय जो कोड होगा, जो लॉ होगा, उसमें इनफोर्स में होगा उस संविधा के अनुसार, उसके अनुसार भी उस मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्राप्त हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि उनके पावर्स तो सेम होती है, लेकिन उस समय जो लॉ इनफोर्स यानी जो कानून कोड में इनफोर्स होगा संविधा के अंदर ही, उसके अनुसार भी उसको शक्तियां प्राप्त हो सकती है। कोड यानी संविधा एक तरीके से जो कानून होता है उसी को बोलते हैं। तो कोड जो इनफोर्स में होगा उसी के अनुसार भी उनको शक्तियां प्राप्त हो सकती है। तो अब अपन देखेंगे इसका 3 सबसेक्शन। तो 3 सबसेक्शन में देखेंगे द हाई डिसिगेटेड एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन सब डिवीजन द सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड बिलीव हिम ऑफ द रेस्पॉन्सिबिलिटीज स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज occasion। इसका अर्थ देखते हैं कि द हाई कोर्ट डिसिगेटेड एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास इन सब डिवीजन एंड सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसका अर्थ यह है कि इसमें यह कहना चाह रहा है कि जो हाई कोर्ट होता है, क्या हाई कोर्ट होता है, वो क्या करेगा? हाई कोर्ट है ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी उपखंड या फिर खंड में क्या कर सकता है? नियुक्त कर सकता है। यानी द हाई कोर्ट डिसिगेटेड एनी जुडिशियल, यानी कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है ऑफ द फर्स्ट क्लास इन सब डिवीजन द सब डिविजनल, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को किसी भी सब डिवीजन यानी खंड या फिर सब डिविजनल यानी उपखंड में नियुक्त कर सकता है। और अब अगली बात देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड बिलीव हिम द रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्पेसिफाइड इन दिस सेक्शन एज occasion। अब इसके अंदर आगे क्या कहना चाह रहा है कि उपखंड में नियुक्त तो कर देगा और फिर उसे रिलीव कर सकता है और सारी जिम्मेदारियों से, और फिर उसे जहाँ पर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया जाएगा वहां पर उसको पावर दी जाएगी। तो इसमें जो रिलीफ शब्द आया है उस रिलीफ का मीन्स क्या है? व्हाट इज दिस मीन्स, यानी व्हाट इज दिस रिलीफ? रिलीफ क्या है? तो रिलीफ का अर्थ यह है कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है, पहले वो किस पद पर रहता है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पद पे कार्यरत रहता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पद पर कार्यरत रहेगा तो उससे क्या करेगा? हाई कोर्ट उस पद से उसे क्या दे देगा? रिलीफ दे देगा, यानी उससे उसको हटा कर किसमें नियुक्त करेगा? एक तरीके से कह सकते हैं कि उसे सब डिवीजन या सब डिविजनल मतलब कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त कर सकता है। तो उसे रिलीफ किस में मिला? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पद से उसे रिलीफ मिल गया, फिर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के रूप में उसे अलग से मतलब कि एक दूसरी पावर दी गई सब डिवीजन मजिस्ट्रेट के रूप में। तो मेरे को लगता है जो इसका सब सेक्शन 12 का 3 सब सेक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर 3 सब सेक्शन थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों सब सेक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाने की प्रयास किया है। अगर आपको फिर भी इन तीनों में कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में बताएं, मैं दोबारा से इनको एक और भी अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो अपन देखते हैं अब जो सेक्शन आता है वह
13 आता है, 13 के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो 13 में देखेंगे अपन स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके अंदर कितने विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अंदर 3 सबसेक्शन दे रखे हैं। एग्जाम्स में आ जाए कि सेक्शन 13 में किसको डिफाइन किया गया है, तो सेक्शन 13 में स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है, यानी कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की परिभाषा दी गई है। तो इसके अंदर 3 सबसेक्शन है और हर एक सबसेक्शन को अपन समझते चलेंगे, जिससे आपको पूरा सेक्शन 13 है वो क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो पहले अपन सेक्शन 13 के स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बारे में देख लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। यानी इसका एक तरीके से यही होता है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन है। 13 में यही है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। तो देखिए एक तरीके से जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वह एक पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट और जो राज्य सरकार है, यानी जो पर्टिकुलर सेंट्रल गवर्नमेंट है वह राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय को रिक्वेस्ट की जाती है। यानी जो राज्य सरकार है वो क्या करती है, उच्च न्यायालय से क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है या फिर एक तरीके से क्या करती है, निवेदन करती है कि कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र है जो क्या नहीं है, एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नहीं है, और उसमें क्या करनी है आपको, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाए। अर्थात यह भी बात ध्यान रखना चाहिए कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट, ये इससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि जो स्पेशल मजिस्ट्रेट कौन होते हैं। ये मजिस्ट्रेट, स्पेशल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करती है। किसके, बाय द कंसल्ट, किससे करती है, उच्च न्यायालय से कंसल्ट करने के बाद ही स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति करती है। लेकिन पहले किससे निवेदन करेगी, जो उच्च न्यायालय है उससे, जो स्टेट गवर्नमेंट है उच्च न्यायालय से निवेदन करेगी कि उस राज्य में या जिले में क्या करे, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाए, यानी कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की जाए। तो अब इसमें पहला सबसेक्शन देखिए कि सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया जाएगा वो किस में से किया जाएगा, जो सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उसी में से सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी। आपको पता चल गया है कि नियुक्त तो कौन करता है, उच्च न्यायालय करता है और स्टेट गवर्नमेंट किससे कंसल्ट करेगी, पहले उच्च न्यायालय से कंसल्ट करेगी या निवेदन करेगी कि किसी भी राज्य में क्या की जाए, स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाए। आप सभी को पता चल गया है कि फर्स्ट सबसेक्शन में सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, किसमें से जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए जाते हैं वह सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट से ही किए जाते हैं। फिर जो सेकंड सबसेक्शन है उसमें दे रखा है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 ईयर अपॉइंटमेंट, यानी कि जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय द्वारा, तो कितने साल के लिए, कितने महीनों के लिए की जाती है, वह 1 साल के लिए, 1 ईयर्स के लिए ही स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की जाती है। और जो थर्ड आता है स्पेशल मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन, यानी स्पेशल मजिस्ट्रेट के जुरिडिक्शन, इसको कह सकते हैं कि अधिकारिता। जुरिडिक्शन का अर्थ क्या होता है, एक तरीके से अधिकारिता। तो इसमें यह कहा गया है कि विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। जुरिडिक्शन का अर्थ यही होता है कि जो स्पेशल न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपनी अधिकारिता कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। तो इसमें यह कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय स्पेशल मजिस्ट्रेटों को स्थानीय अधिकारिता के बारे में महानगर मजिस्ट्रेटों की जो शक्तियां हैं उसमें निहित कर सकता है। जो महानगर मजिस्ट्रेट है उसकी शक्तियां भी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट में नियुक्त कर सकता है। कौन? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के पास ये पावर है कि वह स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर जो महानगर मजिस्ट्रेट है उनकी शक्तियां भी क्या कर सकता है, निहित कर सकता है। तो अपना सेक्शन 13 कंप्लीट हो गया। तो इसी के अंदर 3 सबसेक्शन दे रखे हैं, ओनली 3 सबसेक्शन है। तो जो सेक्शन एग्जाम में पूछ ले कि सेक्शन 13 में कितने सबसेक्शन को डिफाइन किया गया है, तो ओनली 3 सबसेक्शन को डिफाइन किया
गया है। और सेक्शन 13 क्या है ये सभी को मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो सेक्शन 13 कंप्लीट हुआ, अपन अब बात करेंगे सेक्शन 14 की। तो सेक्शन 14 में देखेंगे कि लोकल ज्यूरिडिक्शन। लोकल ज्यूरिडिक्शन का अर्थ होता है स्थानीय अधिकारिता। जो लोकल ज्यूरिडिक्शन का अर्थ होता है स्थानीय अधिकारिता। तो इसके अंदर जो सबसे पहले जो इसके अंदर कितने सबसेक्शन दे रखे हैं, इसके अंदर 2 सबसेक्शन दे रखे हैं। और सबसे पहले देखेंगे इसकी डिफाइन, यानी स्थानीय अधिकारिता को किस प्रकार डिफाइन किया गया है, इसकी परिभाषा क्या है। तो लोकल ज्यूरिडिक्शन की सबसे पहले देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। तो इसमें सामान्य तौर पे है कि इसमें कोई भी मजिस्ट्रेट है ना, कोई भी मजिस्ट्रेट अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अभी कोई मजिस्ट्रेट है अपनी समस्त या किन्हीं जो भी शक्तियां मिलती है वह शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब किस में करेगा वो, लेकिन उनको जो पर्टिकुलर एरिया दिया जाता है उसी एरिया के अंदर वह अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अर्थात द जुडिशियल ऑफिसर कैन यूज पावर्स, यानी जो उनको जो पर्टिकुलर क्षेत्र या एक एरिया दिया जाता है वह उसी के अंदर क्या कर सकते हैं, अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं या अर्थात यूज कर सकते हैं। तो परिभाषा में आपको समझ में आ गया कि लोकल ज्यूरिडिक्शन क्या है। इसे क्या कहते हैं, लोकल ज्यूरिडिक्शन कहते हैं, अर्थात स्थानीय अधिकारिता कहते हैं। तो इसके अंदर जो पहला सबसेक्शन देखते हैं कि उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन सीजेएम स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकता है। फर्स्ट सेक्शन में दे रखा है कि उच्च न्यायालय व के नियंत्रण के अधीन सीजेएम स्थानीय सीमाओं को परिनिश्चित कर सकता है। तो अपन इसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। तो इसमें यह कहा गया है कि जो स्थानीय ज्यूरिडिक्शन होती है, जो स्थानीय ज्यूरिडिक्शन होती है किसी भी मजिस्ट्रेट की, तो वह उच्च न्यायालय के नियंत्रण की। तो जो इसके अंदर एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्थानीय ज्यूरिडिक्शन यानी जो अधिकारिता होती है किसी भी मजिस्ट्रेट की, तो वह उच्च न्यायालय के नियंत्रण के अधीन कौन परिनिश्चित कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि जो स्थानीय सीमाओं को कौन परिनिश्चित करता है। एक राज्य में सबसे मोस्ट पॉपुलर कौन होता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। तो उसी के पास जो पावर्स होती है कि वो किसी भी मजिस्ट्रेट की अधिकारिता या पर्टिकुलर एरिया की सीमाओं को क्या करता है, एक तरीके से निर्धारित करता है, निश्चित कर सकता है। कौन करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है, जो उस जिले का मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है। और वह जो भी मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता होती है उनको डिटरमाइन का अर्थ क्या होता है यह भी आपको आना चाहिए। तो आप सभी को डिटरमाइन का अर्थ छोड़ रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि डिटरमाइन का अर्थ क्या होता है। आपको ढूंढ के बताना होगा कि डिटरमाइन का अर्थ क्या है। इसके अंदर एक शब्द आया है डिटरमाइन। तो डिटरमाइन का अर्थ क्या होता है, यानी डिटरमाइन यानी कि जो मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता को चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। जो स्थानीय अधिकारिता है वही बात आ रही है कि जो स्थानीय अधिकारिता है उसको डिटरमाइन कौन करता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। जो इसका सेकंड सबसेक्शन है और इसमें सेकंड सबसेक्शन में दे रखा है कि और इन शक्तियों का प्रयोग सर्वत्र जिले में होगा। सेकंड सबसेक्शन में यह बता रखा है कि इन शक्तियों का प्रयोग किसमें होगा, सर्वत्र जिले में होगा। तो इसमें देखिए कि इन शक्तियों का ये वही है कि इन शक्तियों का विस्तार सर्वत्र जिले में होगा और इन शक्तियों का प्रयोग संपूर्ण जिले में भी कर सकते हैं। लेकिन यह डिटरमाइन कौन कर सकता है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मर्जी हो तो वो सारी शक्तियां पूरे जिले में भी एक जैसी लागू कर सकता है। लेकिन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की मर्जी के बिना यह संभव नहीं है, क्योंकि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की एक तरीके से सहमति होना अर्थात उन्हीं के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है, तो उन्हीं की सहमति के द्वारा यह सब कार्य होता है। तो आप सभी को सेक्शन 14 समझ में आ गया कि लोकल ज्यूरिडिक्शन किसे कहते हैं, यानी स्थानीय अधिकारिता किसे कहते हैं।
अब डिफाइन यानी परिभाषा भी देख ली अपन ने, इसके 2 सबसेक्शन जो है था 2 क्लोज थे वो भी देख लिए। तो अपन अब बात करेंगे सेक्शन 15 की। सेक्शन 15 क्या कहना चाह रहा है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसके सबोर्डिनेट यानी सबोर्डिनेशन में वर्क करेगा, अर्थात कौन सा मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ कार्य करेगा। सबोर्डिनेशन का अर्थ क्या होता है ये आपको आना जरूरी है। इसका अर्थ होता है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ कार्य करेगा। तो एक जिले के अंदर सबसे पहले होता है डीजे, फिर होता है डीजे जज, फिर होता है सीजेएम और फिर होता है जेएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो डीजे का अर्थ होता है डीजे जज, सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब इसको बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो डीजे सेक्शन के अंदर अधीनस्थ कौन कार्य करेगा, सीजेएम। डीजे सेशन का अर्थ होता है यानी सेशन जज। किसी भी जिले में डीजे यानी सेशन जज मोस्ट स्थिति में होता है। जो सेशन जज होता है सबसे अपर होता है, तो डीजे सेशन का अर्थ होता है सेशन जज। तो सेशन जज के अंडर यानी अधीनस्थ कौन कार्य करेगा, जो सीजीएम होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सेशन जज मतलब कि जो सेशन जज है उसके अंडर कार्य करेगा सीजेएम अर्थात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वह किसके, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंडर कौन सा मजिस्ट्रेट कार्य करता है, जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन जो जेएम होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वह डीजे सेशन के साधारण नियंत्रण में होते हुए सीजेएम यानी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के आदि यानी नियंत्रण में कार्य करता है। यह बात आपको ध्यान रखना जरूरी है कि जो जेएम होता है वह जेएम डीजे सेशन के भी साधारण नियंत्रण में होता है लेकिन थोड़ा बहुत नियंत्रण होता है डीजे सेशन का किसके ऊपर, जेएम पर। लेकिन संपूर्ण नियंत्रण किसका होता है, सीजेएम अर्थात चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का किसके मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंदर कौन सा मजिस्ट्रेट आता है, जेएम यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट। उससे पहले जो सीजेएम होता है उसके साथ साथ एक और मजिस्ट्रेट आता है एसीजेएम। इसका अर्थ क्या होता है, एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जो एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वह सीजेएम यानी जो सीजेएम और एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है ये एक ही होते हैं, एक तरीके से इनको एक ही बोल सकते हैं क्योंकि इनकी पावर्स समान होती है, एक तरीके से इनकी पावर समान होती है। इसीलिए एसीजेएम किसी के अंडर में कार्य या फिर अधीनस्थ नहीं होता है। एसीजेएम किसी के नियंत्रण में नहीं होता है क्योंकि जो सीजीएम होता है उसी की जो एक तरीके जो सीजीएम की पावर्स है वही पावर्स किसकी होती है, एसीजेएम की। यानी इन दोनों की पावर सेम होती है, इसीलिए किसी के नियंत्रण में नहीं होता है, अधीनस्थ नहीं होता है, अर्थात सबऑर्डिनेशन में नहीं होता है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 15 क्या कहना चाह रहा है। यही कहना चाह रहा है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ कार्य करेगा। तो आपको इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। सेक्शन 15 में यही देखना है, पूरे चैप्टर ही है, ऐसे मान लो पूरे चैप्टर में आपको ज़्यादा डीपली जाना नहीं है क्योंकि ओनली ये ध्यान रखना है कि कौन सा सेक्शन क्या डिफाइन कर रहा है और इसके कितने क्लोज बताए हुए हैं। और क्लोजों के बारे में भी थोड़ी बहुत चर्चा अपने को ज्ञान होना जरूरी है क्योंकि कई बार ऑप्शनल एग्जाम्स में जो क्लोज होते हैं इनके सब क्लोज होते हैं, उन्हीं के अंदर से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। लेकिन बहुत कम जो फर्स्ट जो सेकंड लेसन है, थर्ड लेसन है, जो न्यायालय से संबंधित है गठन के बारे में, इनमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने को 15 में ये ध्यान रखना है कि 15 में किसको डिफाइन किया गया है। 15 में डिफाइन किया गया है कि कौन सा मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ कार्य करेगा अर्थात किसके सबऑर्डिनेट कार्य करेगा। तो अपना सेक्शन 15 कंप्लीट हुआ और वीडियो अधिक लंबा न हो इसीलिए मैं वीडियो को सेक्शन 15 तक ही रखना चाहता हूँ। और जो अपन अब बात कर चुके हैं जो सेकंड लेसन है सीआरपीसी का, मतलब कि जो 2 पार्ट तो डल चुके हैं और थर्ड पार्ट में अपन ने बात कर ली है सेक्शन 15 तक। जो अपना
इसका जो लेक्चर का जो फोर्थ पार्ट आएगा उसमें बात करेंगे सेक्शन 15 से सेक्शन 25A तक, और इस चैप्टर को अपन क्लोज करने की कोशिश करेंगे। यानी जो इसका फोर्थ पार्ट आएगा उसके अंदर अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अपन ने एक तरीके से सारे 15 सेक्शंस यानी कहाँ से चर्चा की थी, सेक्शन 12 से लेके 15 तक अपन ने समझ लिया। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम फेस होती है किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, उसका सॉल्यूशन जरूर किया जाएगा। थैंक यू सो मच।